क्या है एसआईआर? ये प्योरिफिकेशन होता है ई रोल्स का। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? ताकि वो जो अननेसेसरी वोटर्स के नाम है उसको निकाल दिया जाए। बीएलओस आएंगे घर पे, वो सारे काम करेंगे, तो एक सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, एसआईआर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके दो फेजेस हैं कि जब एसआईआर शुरू होगा तो उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर सेफ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन मुमरा में बहुत ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो रेंट पे रहते हैं, वैसे केस में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। यस, सी, क्या होता है ना कि एसआईआर को एनआरसी से लिंक कर सकते हैं। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइक विद सईद खान। एसआईआर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे लिए, इसलिए आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शादाब खान से जो एसआईआर के रिलेटेड हेल्प और गाइडेंस सेंटर रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस एपिसोड। माय प्लेजर सईद भाई। आप जो प्रोफेशन में है उसके रिलेटेड, मुमरा के रिलेटेड जी। काफी चीजें जाननी थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप 20 सालों से इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी, द पॉइंट इज, अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं और उसमें दो तरह की स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे। एक वर्नाक्युलर है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जी। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाने के बाद में हमारा परसेप्शन ये है कि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में, बट ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे। देर आर सम स्कूल्स इन मुमरा जहाँ के बच्चे अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट देर आर मेनी स्कूल्स हियर इन मुमरा जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद में भी बच्चे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। So the reason why I started this academy is because I wanted to train them and मैं चाहता था कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो ताकि वो जब मुमरा से बाहर निकले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, तो वो कॉन्फिडेंटली वहां पर जाकर काम कर सके। तो मेजर फैक्टर क्या होता है जिसकी वजह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी उतना अच्छा इंग्लिश में नहीं बोल पाते? देयर आर वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि जो इंग्लिश के भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको टीचर्स को हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाना होता है। वो समझाते हैं इस तरीके से, तो इस वजह से वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हो पाती उनके अंदर। सो इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझाना चाहिए ताकि वो लैंग्वेज बच्चे के जहन में बैठे। लेकिन हमारे इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बच्चा उसको समझे, और फिर जब वो स्कूल से बाहर आते हैं बच्चे, तो दोस्त यार जो मिलते हैं वो सारे उर्दू या हिंदी या मराठी में बात कर रहे होते हैं, और घर पे जाने के बाद भी वही माहौल है, तो उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है लैंग्वेज का। जो कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, उसका एक्सपोजर नहीं मिलता। तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। अलग अलग टाइप के स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम और वर्नाक्युलर मीडियम में जाने से पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? सी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़कर 10वीं पढ़ने के बाद में जब वो मेरे पास आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो बहुत तेजी से इंग्लिश सीखते हैं, बिकॉज उनके अंदर चाह होती है कि हम भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कम पीछे नहीं रहे। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो थोड़े से, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, बट बहुत सारे बच्चे वो सोचते हैं हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हमें इंग्लिश आती है। तो फिर जब वो बाहर जाते हैं इंटरव्यू देने, तब उनको रियलाइज होता है कि दे नीड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर वो वापस मेरे पास आते हैं, फिर वो उनकी मैं ट्रेनिंग करता हूँ इस तरह से। आजकल मुमरा में हम लोग एसआईआर के पीछे बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या है एसआईआर? देखिए, एसआईआर है, मैं एकदम सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं बताता हूँ ताकि जो आपके ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको अच्छे से समझ आए। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, ये प्योरिफिकेशन होता है ई रोल्स का। ई रोल का मतलब होता है जो मतदार यादी होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि कितने जो वोटर्स होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है, फिर भी उनका नाम उसमें होता है। कितने ऐसे वोटर होते हैं जिनका नाम एक जगह नहीं, 2 या 3 जगह या 4 जगह या 5 जगह, आप न्यूज में देखते होंगे ये सब। कितने ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो पहले यहाँ रहते थे, फिर यहाँ से वहां चले गए, फिर भी उनका नाम वहां पर भी है, तो वो एक है। कितने फॉरेनर्स हैं जिनके नाम उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि वो जो अननेसेसरी वोटर्स के नाम हैं उसको निकाल दिया जाए, और जो वोटर्स हैं उनको अपनी फैमिली के साथ में और उनके बूथ के साथ में बराबर से लिंक कर दिया जाए। तो ये एक रीजन है एसआईआर का। बीएलओस आएंगे घर पे, वो सारे काम करेंगे, तो एक सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना है?
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी एसआईआर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके दो फेजेस हैं। एक है प्री एसआईआर, मतलब एसआईआर के पहले वाला फेज, और एक है एसआईआर। प्री एसआईआर का मतलब होता है यहाँ पर वोटर मैपिंग होती है। वोटर मैपिंग में क्या होता है कि जो वोटर होता है उसकी मौजूदा वोटिंग डिटेल्स को उनके 2002 की वोटिंग डिटेल्स के साथ में मैच किया जाता है, और ये मैच करने के बाद में जब मैच हो जाता है तो उसको मैप्ड वोटर कहते हैं। ये एसआईआर के पहले की एक्टिविटी है। तो जो मैप्ड वोटर होता है उसका फायदा ये है मैपिंग का कि जब एसआईआर शुरू होगा तो उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे आर सेफ। ओके। अनमैप्ड वोटर्स जो होते हैं वो रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अनमैप्ड वोटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मैपिंग भी दो तरह की होती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको दोनों समझाता हूं। जी जी। तो एक होती है सेल्फ मैपिंग और एक होती है प्रोजेनी मैपिंग। सेल्फ मैपिंग क्या होती है, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है, मतलब मैं 1987 के पहले मेरी पैदाइश है, जी तो मेरा नाम 2002 की लिस्ट में भी है, मुमकिन है, और मेरा नाम अभी भी है। तो बराबर। मेरी अभी की डिटेल को मेरी ही 2002 की डिटेल से मैच किया जाएगा, इसको कहते हैं सेल्फ मैपिंग। दूसरा केस ऐसा है कि मान लीजिए किसी का जन्म 1987 के बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में उसकी मैपिंग कैसे होगी? तो ऐसी सूरत में उसकी मैपिंग उसके अब्बा या अम्मी या दादा या दादी या नाना या नानी, इन 6 रिश्तेदारों में से किसी एक के साथ में उसकी प्रेजेंट डिटेल को मैच किया जाता है, इसको कहते हैं प्रोजेनी मैपिंग। तो ये दो तरह की मैपिंग होती है, तो इस तरह मैपिंग की जाती है इसके। तो ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 1 लाख बीएलओs को डिप्लॉय किया गया है मैपिंग कराने के लिए। तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपने और अपने घर वालों के, अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के मैपिंग करवा ले, क्योंकि अभी मैपिंग की डेट्स चल रही है और जगह जगह पर मुमरा के ऊपर कैंप लगाए हुए हैं, जो हमारे एमएलए उनकी तरफ से कैंप लगे हैं बहुत सारे। तो आप आइए आगे और अपनी मैपिंग करवा लीजिए कैसे भी करके। जो आपने 2 तरीके बताए, इन दोनों तरीकों में एक चीज है कि हमारे अभी की डिटेल्स को पुरानी डिटेल्स से मैच किया जाएगा, लेकिन मुमरा में बहुत ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो रेंट पे रहते हैं, जी, जिनके एड्रेस चेंज होते रहते हैं। करेक्ट। वैसे केस में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। यस, सी क्या होता है ना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम वोटर आईडी बनाएं तो हम उस एड्रेस को डालें जहां हम रहते हैं, और अगर उस एड्रेस से आप चेंज कर रहे हैं एड्रेस को, तो बहुत आसान प्रोसीजर है। आप ईसीआई की वेबसाइट पे जाकर के या ईसीआई नेट जो ऐप है उसमें जाकर के फॉर्म नंबर 8 भर दीजिए। विद इन 7 to 8 डेज में आपका जो है वो एड्रेस चेंज हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखें, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है, वोटर आईडी की जरूरत तो लोगों को रोज नहीं पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड का तो एड्रेस चेंज करवा देते हैं, लेकिन वोटर आईडी का एड्रेस वैसे ही रह जाता तो करवा लेना चाहिए, है। बिकॉज क्या होता है कि अभी देखिए, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब एसआईआर शुरू होगा तो बीएलओs जो है वो जाएंगे वोटर के घर पे। अब उनके रिकॉर्ड में एड्रेस कौन सा लिखा होगा, पुराना वाला। है ना। अब वो जो एड्रेस पे जाएंगे तो वहां पर वो नहीं। मिलेंगे नहीं। तो वो जो वोटर आता है उसको एएसडी कैटेगरी होती है, मतलब एब्सेंट या शिफ्टेड या डेड। तो वो उसको शिफ्टेड या एब्सेंट में डाल देंगे तो नाम कट सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एड्रेस को अपडेटेड रखें, ताकि वो जो बीएलओs आपके घर पर आए तो वो आने के बाद में आपसे मिल सके। मतलब अभी जिनका भी पुराना एड्रेस होगा, उन्हें अभी के अभी एड्रेस अपडेट करके मैपिंग एड्रेस कर। पहले करवा लें। मेरा सजेशन ये है कि मैपिंग करवा लें और साइमल्टेनियसली एड्रेस चेंज का भी वो फॉर्म भर दें। अच्छा, पहले मैपिंग हो जाए, मैपिंग उसके बाद एड्रेस। मैपिंग, बिकॉज मैपिंग होने से वोटर सेफ हो जाता है। मैपिंग करवाने के बाद में अपने एड्रेस को भी अपडेट करा दें। ये वोटर्स के लिए अच्छी चीज है या बुरी? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो अननेसेसरी वो लिस्ट में है। कितने डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं जिसका मिसयूज हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे। तो ये प्योरिफिकेशन है, तो ये होना जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन एथिकली होना चाहिए। अगर इसका अनएथिकल यूज हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, तो ये किसी एक पर्टिकुलर तबके के लिए जो है वो हानिकारक हो सकता है। देखिए, एसआईआर तो अपने मुल्क में ऑलरेडी 8 बार हो चुका है, ठीक है। लास्ट टाइम 2002-2004 में हुआ था, राइट। तो इस बार इतना ज्यादा क्यों हुआ है? जब पहले भी हुआ था तो इतना ज्यादा श्योर नहीं हुआ था। ये क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एसआईआर की में नाम कट जाएगा
तो आपकी नागरिकता पे सवाल उठाए जा सकते हैं, सिटीजनशिप के ऊपर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और हम सबको सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और जो भी अभी चल रहा है काम, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप वोटर मैपिंग करवा लें ताकि यू आर सेफ। एसआईआर को एनआरसी से लिंक कर सकते हैं? That is not yet publicly announced. It is not announced yet. So we cannot comment on it because ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। एसआईआर के लिए आप जगह जगह पे कैंप लगा रहे जी। हैं ताकि वोटर्स को मैपिंग करने में इजी हो जाए। जी। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम हाँ, आती है? देखिए सबसे पहले मैं आपको कैंप्स के बारे में डिटेल बताता हूँ, ठीक है। हमारे जो एमएलए है डॉक्टर जितेंद्र अवाड, उन्होंने मुंब्रा में जगह जगह पर कैंप्स लगाए, एसआईआर गाइडेंस एंड वोटर मैपिंग गाइडेंस कैंप। और इसका पूरा जो देख रेख है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में हमारी टीम है पूरी, अब्दुल बासित जो है वो भी मेरे साथ में है। हम लोग रमजान के पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब अभी जो कैंप लगा हुआ है वो प्रभाग नंबर 26 में लगा हुआ है, ठीक है। प्रभाग नंबर 26 मतलब उमरा स्टेशन के आसपास का इलाका। वहां पर टोटल 45 बीएलओज हैं प्रभाग नंबर 26। उनको इलेक्शन कमीशन ने 27 तारीख से लेके 3 तारीख तक का, 3 अप्रैल तक, 27 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक, ओके, स्कूल में वहां पर आने के लिए कहा है, टीएमसी स्कूल नंबर 75 में, ठीक है, ताकि वोटर्स आए अपनी मैपिंग करवा लें। मसला ये हो रहा है कि बहुत सारे बीएलओज है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वोटर्स के साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी मैपिंग भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमको अब तक ट्रेनिंग भी नहीं मिली अच्छे से, कुछ कह रहे हैं कि आप हमसे 2 महीने बाद कांटेक्ट कीजिए। तो बहुत सारे वोटर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं ताकि जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है वो जल्द से जल्द हो जाए। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट प्राइमरीली द वोटर्स आर फेसिंग। मैपिंग करने की डेट कब तक है? इसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये जो कैंप है अभी फिलहाल 26 में, वो 3 तारीख तक है प्रभाग नंबर 26 में। इलेक्शन कमीशन और भी कैंप्स अनाउंस करने वाले हैं आगे, जैसे दूसरे प्रभाग है हमारे, जैसे प्रभाग नंबर 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, उधर के लिए भी हम जल्द से जल्द उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से ताकि वहां की आवाम भी बीएलओ से मिलकर अपनी मैपिंग करवा सके। और उसके अलावा अभी कोई कैंप नहीं है फिलहाल? अभी फिलहाल एक कैंप है और आगे कैंप्स ऑलरेडी प्लानिंग में है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, किस तरीके से, क्योंकि एक कैंप लगाने के बाद में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं कि क्या हो रहा है अच्छा, क्या नहीं हो रहा है अच्छा। तो उसको लर्न करके हम भी, हमारी टीम भी और साथ में इलेक्शन कमीशन भी और टीएमसी भी उसको सही करके, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको ठीक करके दूसरी जगह पर करें ताकि वो प्रॉब्लम्स दोबारा से ना आए। अच्छा सर, जब आपके पास कोई वोटर जाता है और आप उसको वो डिटेल्स मैच करके बीएलओ का नंबर दे देते हैं, बट इन केस वो बीएलओ फोन नहीं उठाते हैं या वो बोलते हैं कि कुछ वीक बाद या कुछ मंथ बाद आइए, तो उस केस में क्या होगा? राइट, सी आपने पहले कहा कि वो फोन नहीं उठाते हैं, तो देखिए सारे बीएलओज जो है वो सारे से टीचर्स होते हैं, तो कभी कभी वो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो वो फोन नहीं उठा पाते हैं, जेन्युइनली नहीं उठा पाते हैं। तो आप उनको शाम में 7 बजे या 8 बजे एक बार फोन कीजिए या उनको व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए। लेकिन अगर आपको बीएलओ कहते हैं कि आप 2 महीने बाद आइए या 1 महीने बाद आइए, 3 हफ्ते बाद आइए, तो वो नहीं कह सकते हैं। तो आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ईआरओ होते हैं, बीएलओ के जो ईआरओज होते हैं, उनको आप इसकी लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं और वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे ताकि आपका जो है वोटर मैपिंग सही तरीके से हो जाए। तो आपको ईआरओ से कंप्लेंट करना है, जो ईआरओ होते हैं उनसे कंप्लेंट करना होता है ताकि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये कंप्लेंट किस तरह करेंगे? आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप ईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके नंबर्स भी होते हैं, तो वो नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आप ईआरओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर बीएलओ से अपॉइंटमेंट भी बुक करना है, कॉल बुक करना है, तो ईसीआई नेट ऐप जो है उसके अंदर बुक कॉल विद योर बीएलओ करके भी ऑप्शन होता है, उसमें आप यूआरबी नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेल उनके पास जाती है, फिर वो आपको कॉल करेंगे। ये कैंप और गाइडेंस सेंटर मुंब्रा में और कहाँ है? हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू, आपने एक क्वेश्चन पूछा। बिकॉज अभी फिलहाल हमारे जो हेल्प सेंटर्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला हेल्प सेंटर्स मैं आपको बताता हूँ, ये संतोष नगर ग्राउंड में है। ये हेल्प सेंटर है बासित, जो है बासित शेख, जो डॉक्टर जितेंद्र अवाड के साथ में ही रहते हैं, उनका कैंप है वहां पर संतोष नगर ग्राउंड में। उसी से कुछ दूरी पर मेरा ऑफिस है शादाब खान सर का, वहां पर भी हमारे कैंप्स लगे हुए हैं।
हम रोज बैठते हैं वहां पे। और जो हमारे प्रभाग नंबर 26 में 3 नगर सेवक है, यासीन कुरैशी भाई और मनीषा भगत मैडम और दीपाली मोतीराम भगत मैडम, इनकी ऑफिस पे भी जो है वो कैंप लगा है। दीपाली मोतीराम भगत का जो कैंप लगा हुआ है वो है मुमरा देवी रोड पर, और यासीन कुरैशी भाई का भी जो कैंप लगा है वो मुमरा देवी रोड पर है। मनीषा भगत मैडम का कैंप 2 जगह लगाया उन्होंने, एक तो दत्तूवाड़ी में और एक है अपना ये रेती बंदर पे, ठीक है। मुमरा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने संघर्ष का ऑफिस है, सम्राट नगर के कॉर्नर पे। वहां पर भी 12 से 5 बजे तक कैंप लगा होता है, रोज वोटर्स आते हैं। एमएलए ऑफिस है जो साहिल होटल के बिल्कुल बाजू में, वहां पर भी कैंप लगा हुआ है, वहां पर भी वोटर्स जा सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे जो कैंप्स हैं दूसरे प्रभाग में, वो बहुत जल्द अनाउंस किए जाएंगे ताकि वहां के वोटर्स भी वहां जाकर मैपिंग करवा सकें। हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है और वो भी अभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी अपील है मुमरा कौसा के लोगों से, तो सबसे पहले तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना खुद का वोटर मैपिंग करवाइए अपने घर वालों का, और फिर कम से कम एक एक आदमी 20-20, 30-30 लोगों का एक अपना टारगेट बना ले कि हम उनकी मैपिंग कराने में उनकी हेल्प करेंगे, ताकि हम मुमरा वाले जो है हमारा वोटर मैपिंग का जो टारगेट है वो पूरा कर सके। अभी तक हमारे यहाँ मुमरा कौसा में सिर्फ 21 या 20% मैपिंग हुई है। हमारा टारगेट 75% होना चाहिए और वो बहुत दूर है, टाइम कम है। सो जल्दी हमें अपनी मैपिंग करवानी चाहिए और सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। आपने एसआईआर के बारे में बहुत कुछ बताया है। जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? टेक दिस एसआईआर वेरी सीरियसली। इस एसआईआर को बहुत सीरियसली लो, इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखो और जल्द से जल्द हेल्प सेंटर्स पे जाइए आप, हमारे जितने भी मैंने आपको बताए, और जितने भी जो रहमा फाउंडेशन है उन्होंने भी अपना हेल्प सेंटर्स बनाए हैं। जो रहमा मस्जिद है स्टेशन के पास में, वहां पर भी हमारा हेल्प सेंटर उन्होंने खोला हुआ है रहमा फाउंडेशन की तरफ से। तो आप वहां पर जाइए और मैपिंग की डिटेल्स लीजिए और सबसे पहला अपना काम मैपिंग करवाइए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए उसको। ये एपिसोड देखने के बाद आपके काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब देने की, या फिर आप शादाब सर से कांटेक्ट कर सकते हैं उनके एसआईआर हेल्प और गाइडेंस सेंटर में जाके। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।